यस आज तो एक ही आया। आज फिनिश करना है चैप्टर। लास्ट में क्या हुआ? सिंगिंग फंड हुआ ना? हाँ एक होमवर्क दिया था। मैंने लिखा है क्या क्वेश्चन? मैंने लिखा ही नहीं है। होमवर्क क्वेश्चन फटाफट से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देख लो, फिर कोई डाउट हो तो पूछो। सबसे पहले लोन कितने का लिया था? 52 lakhs इनिशियली। कितने साल का लोन था? 15 years का लोन था। इंटरेस्ट रेट कितना था? 9%। सो 15 lakhs इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 1.09 रेज टू 1 से लेके a डिवाइडेड बाय 1.09 रेज टू 15 तक। ग्रुप पे डाल दो सर, दोनों तीनों ग्रुप का मैं डाल देता हूँ। यस सो होमवर्क क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें लोन लिया था हमने 15 lakhs का, 52 lakhs का, सॉरी 52 lakhs का लोन था फॉर 15 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट था 9%। सो प्रेजेंट वैल्यू शुड बी इक्वल टू 52 lakhs। अकॉर्डिंगली ए हमारा आता है इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना? 645,106 is your installment amount initially। जब हमने लोन लिया 9% के हिसाब से हमारी इंस्टॉलमेंट आ गई कितनी? 6,45,106 की। अब इसके बाद आई गेस 7 years तक हमने इंस्टॉलमेंट पे किया, करेक्ट? 7 years के बाद हमने क्या किया? 10 लाख का लोन एक्स्ट्रा पे कर दिया। बट पहले तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि 7 इंस्टॉलमेंट्स के बाद लोन आउटस्टैंडिंग कितना था। सो लोन आउटस्टैंडिंग आफ्टर 7th installment is equal to present value of remaining 8 installments। 7 installments अगर पे हो चुके हैं, मेरा लोन आउटस्टैंडिंग कितना, अगर मुझे ये निकालना है कि लोन कितना आउटस्टैंडिंग है, तो वो निकालने के लिए जो आउटस्टैंडिंग है पेमेंट्स, कितने आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स है? 8 इंस्टॉलमेंट्स आउटस्टैंडिंग, उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि फ्यूचर में आउटस्टैंडिंग है तो आज कितना पेमेंट देना बाकी है, तो उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू विल बी 6 लाख। कितना था हमारा? 45,106 डिवाइडेड बाय 1.09 रेज टू 1 से लेके 1.09 रेज टू 8 तक। 35,70,545 35,70,545। दिस इज द लोन आउटस्टैंडिंग आफ्टर 7 इंस्टॉलमेंट्स, करेक्ट? 7 इंस्टॉलमेंट पे होने के बाद इतना लोन आउटस्टैंडिंग है। मैंने एक साथ 10 लाख रुपए पे कर दिया, तो इसमें से 10 लाख माइनस करेंगे, लेस पेमेंट ऑफ ₹10 lakhs लोन आउटस्टैंडिंग will be equal to 25,70,545, करेक्ट? अब जो लोन आउटस्टैंडिंग है उसका क्या करना है? 2 क्वेश्चन पूछे थे मैंने। ईयर सेम रखो, न्यू इंस्टॉलमेंट निकालो।
या फिर इंस्टॉलमेंट सेम रखो, न्यू ईयर्स निकाल। दो चीजें, इतना तो लोन रिपे करना ही है। एक तो ईयर सेम रखो, जो 8 साल बाकी 8 साल में पेमेंट करो, इंस्टॉलमेंट अमाउंट कम कर दो, या फिर इंस्टॉलमेंट अमाउंट सेम रखो, ईयर्स कम कर दो। कुछ ना कुछ तो कम होना चाहिए। एक तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कम करो, या फिर नंबर ऑफ या अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कम। नंबर ऑफ ईयर्स मतलब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, तो एक तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कम कर दो, या फिर इंस्टॉलमेंट की अमाउंट ही कम कर दो। तो पहले क्वेश्चन में मैंने क्या पूछा है, न्यू इंस्टॉलमेंट पूछा है, ईयर सेम रखना है, ईयर सेम रखना है, न्यू इंस्टॉलमेंट पूछा है। So 25,70,545 should be the present value of the 8 installments remaining, क्योंकि इंस्टॉलमेंट सेम रखी है हमने, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट सेम है, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट नई वाली निकालनी है। सो ए डिवाइडेड बाय रेट क्या है, नया वाला सेम है, कुछ नया रेट दिया नहीं। सो 1.09 रेज टू 1 से लेके ए डिवाइडेड बाय 1.09 रेज टू 8, 8 साल बाकी है। ए निकालो नया इंस्टॉलमेंट 4,64,431। पहले कितना था, 6,45,106। अगर हम वो बीच में 10 लाख पे नहीं करते तो आगे के 8 इंस्टॉलमेंट सारे के सारे 6,45,000 के होते, बट हमने बीच में 10 लाख रुपए पे कर दिए, इसलिए अभी आगे के 8 इंस्टॉलमेंट कम अमाउंट के हो गए। कितनी, 4,64,431 न्यू इंस्टॉलमेंट्स, न्यू इंस्टॉलमेंट अमाउंट फॉर 8 years। ठीक है, सेकंड पार्ट में बोला मैंने लोन इतना रीपे करना है, उसके लिए इंस्टॉलमेंट अमाउंट चेंज मत करो, ईयर्स चेंज करो। अब ईयर्स निकालना है तो मैंने तुमको बोला था ईयर्स हमारे मेथड से सॉल्व कर सकते हो क्या, ईयर्स निकालने के लिए हमारी मेथड काम आएगी क्या, हमारे मेथड में इक्वल टू एम प्लस करना होता है। कब तक करेंगे, ईयर्स ही नहीं पता है, इक्वल टू एम प्लस हमको जितने साल है उतने टाइम्स करना होता है, बट यहाँ पे ईयर्स ही नहीं पता है, तो कैसे इक्वल टू एम प्लस करें। तो इसलिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, फॉर्मूला मेथड। ये समझ में आया, we'll have to use the formula method। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला हमारा क्या, a अपॉन i इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस n। देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है हमने, दो फॉर्मूलाज लिखे थे, उसमें से सेकंड वाला ये शायद फर्स्ट वाला है। पीवी के दो फॉर्मूलाज लिखे थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक आता है, इससे पहले ये आता है। We'll use this formula। जहां पे n मिसिंग है, ऐसे वाले क्वेश्चंस हमने देख किए हुए हैं, ऐसे फॉर्मूला यूज करना होता है। प्रेजेंट वैल्यू हमको पता है 25,70,545 इज इक्वल टू, इंस्टॉलमेंट भी हमको पता है 6 लाख, कितना था ओरिजिनल इंस्टॉलमेंट, 6,45,106। इंस्टॉलमेंट अमाउंट चेंज होने वाला नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होने वाला नहीं है। 1 माइनस 1.09 रेज टू माइनस n। So 1 minus 1.09 raised to minus n will be equal to, ये जो आया 25,70,545 into 0.09 divided by this, बोलो कितना आता है, 0.3586। अब 0.3586 इस साइड जाएगा, माइनस 1.09 रेज टू माइनस n उस साइड आएगा। सो 1 माइनस 0.3586 इज इक्वल टू 1.09 रेज टू माइनस n। 0.6414 इज इक्वल टू 1.09 रेज टू माइनस n। इसको हम लिख सकते हैं 0.6414 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.09 रेज टू n, रेज टू माइनस n था, डिनोमिनेटर में आ गया, रेज टू पॉजिटिव n हो गया। अगेन क्रॉस 1.09 रेज टू n इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.6414, 1.559091, राउंड ऑफ करो 91 शायद। ये आने के बाद n ढूंढना है, एग्जैक्ट आंसर आएगा नहीं, we'll have to use log of 1.09 raised to n is equal to log of 1.5591। एग्जाम में अगर ऐसी इक्वेशन आए तो पहले हम ऑप्शंस चेक करेंगे,
डेसिमल में कौन सा ऑप्शन है? 2 ईयर्स तो हमको मिल सकते हैं 1.09 इंटू इक्वल टू करते हैं जब तक ये आंसर ना आता है। 2 n मिल जाएंगे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, उन दोनों के बीच में आंसर आएगा। अगर ऑप्शन उन दोनों के बीच में एक ही तो वो टिक कर दो। अगर मल्टीपल ऑप्शन है वो 2 साल के बीच में तो हमको फिर लॉग यूज करने की जरूरत है। सो n into log of 1.09 is equal to log of 1.5591. n will be equal to, मैंने हर एक स्टेप लिखे ऑब्वियसली, तुम इसमें से काफी सारे स्टेप स्किप कर सकते हो। सॉल्व करो। लॉग कैसे ढूंढेंगे? 13 टाइम्स रूट साइन इंटू -1 इंटू 3558। सो पहले डिनोमिनेटर का लॉग ढूंढो, n प्लस करो, फिर न्यूमरेटर का लॉग ढूंढो डिवाइडेड बाय MRC। 0.230 5.15 5.1 चेक करो आंसर 5.15 इयर्स आ रहा है क्या? years। इसमें फर्दर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सो वो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। क्या 5.15 इयर्स, जब डेसिमल में इयर्स आ रहे हैं और एन्युटी का क्वेश्चन, प्लीज ध्यान देना, डेसिमल में है इयर्स और एन्युटी का क्वेश्चन है, तो इसमें हम बोल सकते हैं 5 कंप्लीट इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज। हमारा इंस्टॉलमेंट कितना था? 6,45,106। तो पहले 5 इंस्टॉलमेंट्स पूरे के पूरे भरेंगे। 6 इंस्टॉलमेंट पूरा भरेंगे क्या? अगर 6 इंस्टॉलमेंट पूरा भर दिया तो 6 इयर्स हो जाएगा। 6 इंस्टॉलमेंट पूरा नहीं भरेंगे तो 6 इंस्टॉलमेंट कितना भरेंगे, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकते हैं। एक जगह कहीं पे तो भी शायद मिलेगा तुमको क्रैकर में, एक क्वेश्चन में 6 इंस्टॉलमेंट पूछा है। अब क्या है, तुमको लगेगा हर साल का इंस्टॉलमेंट तो सेम ही है, 6,45,106। इस क्वेश्चन में बी पार्ट में हमने क्या अज्यूम किया है? इंस्टॉलमेंट अमाउंट सेम रखो, ईयर्स को चेंज करो। करेक्ट, अकॉर्डिंगली हमने ईयर्स निकाले क्या? 5.15 ईयर्स। और फिर भी हमको ईयर्स नहीं पूछा रहेगा, क्वेश्चन में पूछा रहेगा कि 6 इंस्टॉलमेंट कितने के आएंगे। तो जब 5.15 ईयर्स आता है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 5 इंस्टॉलमेंट्स पूरे के पूरे भरो, 6 इंस्टॉलमेंट 0.15 इंटू 6,45,106, 96,765 रुपीज का ही 6 इंस्टॉलमेंट भरो। सो ये कभी कभी एक्स्ट्रा पूछ सकते हैं। देखो 5.15 इयर्स आया, ये इयर्स ने एक्चुअली 5.15 इंस्टॉलमेंट्स आता है। करेक्ट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है ना, एन क्या होता है? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। सो हमको 5.15 इंस्टॉलमेंट्स भरनी है, तो 5 इंस्टॉलमेंट्स तो पूरी भरनी है, 6 इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं, 0.15 भरनी है। तो 6 इंस्टॉलमेंट जितनी भी रहेगी, हर साल की इंस्टॉलमेंट हमारी फिक्स थी 6,45,106, वो पूरा नहीं भरना है, उसका सिर्फ 0.15 पोर्शन भरना है। तो कितना? तो 6 इंस्टॉलमेंट आएगा 96,765। So, ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी ये वाली चीज एक्स्ट्रा पूछ सकते हैं। ये बहुत इन डेप्थ जा रहे हो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आना, लोन शेड्यूल पे आना ही एक तो पहली बात चांस कम है, उसमें हम और कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते जा रहे हैं। बट एनीवेज तुम कंसेप्ट वाइज क्लियर रखो, आने को कुछ भी आ सकता है। समझ में आ रहा है? लोन शेड्यूल पे जो हम इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर निकालते हैं, प्रिंसिपल रिपेड किसी 1 साल का निकालते हैं, ये भी एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है। मॉड्यूल में देखेगा तुमने एक भी क्वेश्चन ऐसे? ये सारी चीजें हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में कर रहे हैं, ऑल ऑफ दिस इज एक्स्ट्रा पार्ट। बट आने को इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछ सकता है, इंस्टीट्यूट का कभी कोई भरोसा होता नहीं है। सो वी आर कवरिंग जितने पॉसिबल केसेस है। एनईटी तो वैसे इतना वास्ट है कि इसमें और भी 100 तरीके के क्वेश्चंस और बना सकते हैं, बट जितने तुम्हारे पोर्शन के रिलेटेड है उतने मैं कवर करते जा रहा हूँ। सो इसमें और एक्स्ट्रा पार्ट्स हम करते जा रहे हैं, विद इन क्वेश्चन हम बनाते जा रहे हैं इतना, लेकिन इन डेप्थ पूछने वाले नहीं है।
एक दो जगह तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने को ऐसे मिलेंगे, इसलिए मैं तुमको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। समझ में आया? सो अगर n तुम्हारा डेसिमल्स में आ रहा है तो लास्ट इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं भरेंगे तो कितने भरेंगे? 0.15 टू दैट 5.15 है ना तुम्हारा ईयर्स, 5.15 इंस्टॉलमेंट्स आए तो 5 इंस्टॉलमेंट्स पूरे, 6 इंस्टॉलमेंट का 0.15 पोर्शन। समझ में आया? सबको समझा क्या? So related to this एक simple basic question जहाँ पे n मिसिंग है तो फॉर्मूला मेथड वो वाले क्वेश्चन एक कर लो। A loan of rupees, write down next question. A loan of rupees 65,000 is to be repaid. A loan of rupees 65,000 is to be repaid in equal annual installments. A loan of rupees 65,000 is to be repaid in equal annual installments of rupees 10,000. If ROI is equal to 7% per annum CI, if ROI is equal to 7% per annum CI, find the number of years required. Find number of years required to repay the loan and the amount of last installment. The amount of last installment. सिंपल है, प्रेजेंट वैल्यू दे दिया है, एन्युटी का अमाउंट भी दे दिया है, एन मिसिंग है। एन मिसिंग है तो हम इक्वल टू एम प्लस वाली मेथड यूज नहीं कर सकते, हमको यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला मेथड। PV is equal to A upon I in bracket 1 minus 1 plus I raised to minus n. PV कितना दिया है? 65,000। A दिया है 10,000, I दिया है 0.07 into bracket 1 minus 1.07 raised to minus n. n मिसिंग है, वही ढूंढना है। तो पहले 0.07 इस साइड जाएगा, 10,000 से डिवाइड भी होगा, 1 minus 1.07 raised to minus n will be equal to, बोलो, 65,000 into 0.07 divided by 10,000. 0.455. 0.455 वो इस साइड आएगा और 1.07 raised to minus n उस साइड जाएगा। 0.545 is equal to 1 upon 1.07 raised to positive n. ये इस साइड जाएगा, 0.545 नीचे आएगा, 1.07 raised to positive n is equal to 1 divided by 0.545. बोलो कितना आता है? 1 divided by 1.8248. लॉग वॉग लेने के बाद डायरेक्टली हमारा आंसर आना चाहिए, n is equal to log of 1.8248 divided by log of 83 है सर। 8348. सॉल्व करो, n कितना आ रहा है? 8.96 years installments. So 8 complete installments of rupees 10,000 and 9th installment पूरा नहीं भरेंगे, 9,600. approximately 0.96 into 10,000, 9,600 का ही 9th installment आएगा।
समझ रहे हो? Yes, sir. कभी कभी क्वेश्चन में एंड हियर जो एक्स्ट्रा हमने किया है ये पूछेंगे नहीं, मोस्टली पूछना है तो यहाँ तक पूछेंगे 8.96 ईयर्स। ऑप्शंस में 8.96 एक ऑप्शन हो सकता है, या फिर ऑप्शंस में 9 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली हो सकता है, या फिर ऑप्शन में 8 ईयर्स एंड आगे के सम मंथ्स 0.96 इंटू 12 करो तो जितने 11 मंथ्स कुछ आएगा, अप्रोक्सीमेटली 11 मंथ्स, ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है। 8 ईयर्स एंड 11 मंथ्स में भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? चलो मशीन वाले क्वेश्चंस करते हैं। बुक में अपन डेप्रिसिएशन लगाते हैं अकाउंट्स में, उसके बाद जो वैल्यू बचती है वो बुक वैल्यू। बराबर, डेप्रिसिएशन चैप्टर हुआ है ना तुम्हारा, तो प्रॉफिट कैसे निकालते हो मशीन को बेचने के बाद? जो बुक्स में वैल्यू दिख रही वो और जो सेल वैल्यू वो, उन दोनों का डिफरेंस, प्रॉफिट निकाला। टैक्स किस पे लगता है? सेल वैल्यू पे लगता है, प्रॉफिट पे लगता है? सिर्फ प्रॉफिट पे लगता है ना। बेचा अपन ने 40,000 में, बुक मशीन कितने की है वो बुक्स में? 20,000 की, तो प्रॉफिट कितने की हुई? देख आज मशीन कितने में खरीदी, जब बेचेंगे तब बेचा अपन ने 40,000 में, तो क्या लॉस में बेचा? लॉस में बेचा क्या? नहीं, क्यों नहीं? हमको चेक करना पड़ेगा। 3,20,000 वो तो आज की वैल्यू है, 8 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 8 ईयर्स है ना। 8 ने कितना ईयर्स है? 15 ईयर्स ने कितना था? लाइफ कितनी थी? हाँ, तो 8 साल के बाद बेचा ना, तो हमको 8 साल के बाद वाली उसकी वैल्यू लगेगी, तो वो बुक वैल्यू दी है 20,000 की। तो 20,000 की मशीन 40,000 में बेची, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद उसकी वैल्यू कितनी बची बुक्स में? 20,000 की बची, जो बेची कितने में? तो प्रॉफिट कितने का? 20,000, तो उसके ऊपर टैक्स कितना? 30%, 6,000। समझा? तो पैसे कितने आए? 40 आए, जिसमें से टैक्स कितना देना पड़ा? 6,000, तो नेट कितना कैश आया? 34,000। समझा? हुआ ये? पहला बाय और लीज, हेडिंग दो बाय और लीज। क्वेश्चन लिखो। XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड wants to acquire a machine, wants to acquire a machine, wants to acquire a machine which costs, wants to acquire a machine which costs rupees 2,50,000, which costs rupees 2,50,000 with an economic life, with an economic life of 6 years, with an economic life of 6 years. The same machine can also be taken on lease. The same machine can also be taken on lease with an annual rent, with an annual rent of rupees 70,000. नहीं ज्यादा हो गया, कितने? 6 years बोला लाइफ, with an annual rent of 50,000. 70 मत करो, 50,000 with an annual rent of rupees 50,000. If the opportunity cost of capital, if the opportunity cost of capital मतलब क्या? देखो दो चीजें सोचने की। एक,
अगर मशीन बाय कर रहे हो तो आज का आज पैसा देना पड़ेगा। अगर मशीन नहीं बाय करते हो तो पैसा बच जाएगा, तो उस पैसों के साथ क्या करोगे, कुछ ना कुछ दूसरे जगह पे इन्वेस्ट करोगे, करेक्ट। इन्वेस्ट करके वहां पे कुछ ना कुछ कमाओगे। अगर मशीन को बाय कर लिया तो जो वहां पे हम कमा सकते हैं वो नहीं कमा पाएंगे। समझ में आ रहा है? इफ वी बाय द मशीन वी हैव टू पे ₹2,50,000 टुडे। अगर बाय नहीं करते तो वो 2,50,000 कहीं ना कहीं दूसरे जगह पे इन्वेस्ट करते जहां पे कुछ ना कुछ इनकम मिलता। अब मैं वो बाय अगर कर लेता हूं, अगर वो मैं बाय कर लेता हूं तो वहां का इनकम मेरा मिस हो जाएगा। दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब वहां पे जो इनकम हमको मिल सकता है इज, इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लेट्स से 7% per annum, 7% per annum CI. Decide whether to buy the machine or take on lease. Decide whether to buy the machine or take on lease. सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या बोला आपने? 7% per annum. मशीन से क्या इनफ्लो आएगा, डज इट मैटर फॉर दिस डिसीजन? ये डिसीजन के लिए मैटर करता है क्या? मशीन लीज पे लूंगा तो इनकम कुछ अलग आएगा और मशीन खरीदा तो इनकम कुछ अलग आएगा, ऐसे कोई है क्या सिनेरियो? नहीं, इनकम तो सेम ही मशीन ले रहा हूँ, एक तो रेंट पे या फिर खरीद के, तो मशीन का ऑपरेशन तो सेम रहेगा, इनफ्लो तो सेम ही आएगा। सो इनफ्लो हमको देखना ही नहीं है, हमको क्या चेक करना है, बाय करे तो उसमें आउटफ्लो कितना आता है, लीज करे तो उसमें आउटफ्लो कितना आता है। तो बाय डिसीजन में पीवीसीओ इज सिंपल, एक ही आउटफ्लो है 2,50,000 जो आज ही देना है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू 2,50,000 ही रहेगी, करेक्ट। लीज ऑप्शन में पीवीसीओ, लीज ऑप्शन में आउटफ्लो क्या रहेगा मेरा 50,000, एक ही बार देना है क्या, कब कब देना है, 6 बार देना है, 6 सालों तक देना है, करेक्ट। उन सबकी आज की वैल्यू चाहिए, क्योंकि आज की वैल्यू मैं कंपेयर करूंगा, इसकी आज की वैल्यू उसकी आज की वैल्यू। सो 60,000 डिवाइडेड बाय 50 ना, 50,000 डिवाइडेड बाय 1.07 रेज़ टू 1 से लेके 50,000 डिवाइडेड बाय 1.07 रेज़ टू 6 तक कितना आता है प्रेजेंट वैल्यू? 2,03,26. 2,38,326. So which outflow is better? 2,50,000 is better या 2,38,000 is better? 2,38,000. Outflow जितना कम उतना अच्छा। So जो मैं 50,000 6 बार देने वाला हूँ, उन सबकी आज की वैल्यू कितनी? 2,38,000। नहीं तो ऐसे मत सोचो कि इधर 2.5 लाख रुपए देने पड़ रहे, उधर 3 लाख रुपए देने पड़ रहे। 3 लाख क्यों? 50,000 6 बार, 50,000 6 times is 3 लाख, करेक्ट। बट 3 लाख आज देना पड़ रहा है क्या? नहीं, ओवर द टाइम देना पड़ रहा है, करेक्ट। धीरे धीरे देंगे, हर एक साल में 50,000 देने वाले, तो उन सबकी आज की वैल्यू कितनी? आज की वैल्यू और आज की वैल्यू कंपेयर, समझ में आया? सो डायरेक्ट कंपैरिजन 30,000 50,000 into 6 3 लाख और यहाँ पे 2,50,000। भले कैश वहां पे ज्यादा जा रहा हो बट लेट जा रहा है, लेट जाने की वजह से उन सबकी आज की वैल्यू कितनी? 2,32,326 और इधर कितनी? 2,50,000। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सिंपल डिसीजन मेकिंग है, करेक्ट। अगर तुमको ये कंसेप्ट नहीं पता रहती तो तुम तो वही करते हैं, वहां पे 3 लाख देने पड़ रहे, यहाँ पे 2,50,000 देने पड़ रहे, वहां पे ज्यादा देना है, खरीद लो, बेटर है, करेक्ट। नॉर्मली तो हम ऐसे सोचेंगे 50,000 हर साल देना है, 6 सालों तक देना है, तो 3 लाख रुपए देने हैं, यहाँ पे तो सिर्फ 2.5 लाख रुपए देने हैं, 2.5 लाख रुपए बेटर है। बट इसमें हमने टाइम वैल्यू कंसिडर किया ही नहीं, इधर 2.5 लाख आज के आज देने पड़ रहे हैं, उधर 50,000 जो देने हैं वो ओवर द इयर्स, मतलब 3 लाख रुपए जो देने हैं ओवर द इयर्स, इन 6 इयर्स 50,000 देना है। सो लेट पैसा दे रहे हो तो पैसों पे इंटरेस्ट भी तो कमाओगे। सो उन सब की आज की वैल्यू निकालो, मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालो और उसको कंपेयर करो 2,50,000 के साथ, एंड हेंस हमारा डिसीजन आ रहा है कि लीज पे लेना ज्यादा बेटर है। पहले कैश के टर्म्स में देखा जाए तो वहां पे ज्यादा कैश जा रहा है, 3 लाख रुपए जा रहा है, बट लेट जा रहा है। यहाँ पे 2,50,000 आज ही जा रहा है। उन सब की आज की वैल्यू 2,38 है, इसकी 2,50 है, तो कौन सा बेटर? लीज बेटर। समझ में आया? दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन सिंपल फाइनेंसिंग डिसीजन।
ये एक सिंपल फाइनेंसिंग डिसीजन है, बोलो समझ में आया? इफ राइट डाउन इफ इन द अबव क्वेश्चन the machine can be scrapped for rupees 30,000 at the end of the life. Decide buy or lease. फिर भी लीज आए, बाय होना चाहिए। बाय। अब देखो जो स्क्रैप वैल्यू है, क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर दी। क्या स्क्रैप वैल्यू? स्क्रैप वैल्यू इनफ्लो या आउटफ्लो है हमारे लिए? इनफ्लो। कौन से केस में, बाय या लीज में? बाय में। लीज पे रेंट पे ले रहे हो तो वो हमारी मशीन है ही नहीं जो हम बेचे, हमारी मशीन ही नहीं है। 5-6 साल बाद क्या करना पड़ेगा? मशीन वापस दे देनी पड़ेगी, जिसने भी रेंट से लिया है उसको मशीन वापस देना पड़ेगा। तो अगर लीज पे ले रहे हैं तो मशीन को बेच सकते हैं क्या? नहीं। बट अगर मशीन को खरीदते हैं तो उसकी स्क्रैप वैल्यू भी मिलेगी, 30,000 का स्क्रैप वैल्यू भी एक्स्ट्रा मिलेगा जो इनफ्लो है। बाकी और भी इनफ्लोज मिलते रहेंगे हर 6 साल में, बट वो दोनों में मिलने वाले, बाय में भी मिलेंगे, लीज में भी मिलेंगे। मशीन खरीद रहे तो उसके साथ कुछ ना कुछ काम करेंगे ना, उसके साथ कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट को बेचेंगे, उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। बट वो प्रॉफिट बाय में भी होगा, लीज में भी होगा। सो वो इनफ्लो हमने देखा ही नहीं, ये एक एक्स्ट्रा इनफ्लो है। दिस इज एन एक्स्ट्रा इनफ्लो जो बाय में है बट लीज में नहीं। समझ में आ रहा है? इसका प्रेजेंट वैल्यू पीवी ऑफ स्क्रैप वैल्यू। तो 30,000 जो रुपए मिलेंगे वो कब मिलेंगे? 6 साल बाद मिलेंगे। हम तो पूरे आज के टर्म्स में कंपेयर कर रहे हैं, करेक्ट? उधर हम देख रहे हैं कि जो पेमेंट की वो लेट करने वाले हैं, तो यहाँ पे वैसे देखो जो इनफ्लो मिलने वाला है वो लेट मिलने वाला है। उसके आज की वैल्यू कितनी? तो 30,000 डिवाइडेड बाय 1.07 रेज़ टू 6, बोलो कितना आता है? 19,990. 19,990 रुपीज। सो अगर हम मशीन को बाय करते हैं तो 2,50,000 तो आज देना ही पड़ेगा, बट उसके साथ साथ 19,990 रुपीज वापस भी मिलने वाला है। मिलने एक्चुअली 30,000 वाले, बट वो 6 साल बाद मिलेंगे। उन सबकी आज की वैल्यू कितनी है उसकी? तो 19,990 वापस मिलने वाला है। सो नेट पीवीसीओ, ये बाय सिनारियो में बोल रहा हूँ, बाय सिनारियो में नेट पीवीसीओ कितना आएगा? 2,50,000 माइनस 19,990, which will be 2,30,010. 2,30,010. अब कौन सा डिसीजन बेटर? तो यहाँ पे आंसर आया था लीज इज बेटर। यहाँ पे डिसीजन आएगा बाय इज बेटर। समझ में आ रहा है? समझा? इसमें और एक्स्ट्रा ऐड करना तो क्या कर सकते हैं? जैसे पिछले क्वेश्चन में, कल वाले क्वेश्चन में किया था, टैक्स। स्क्रैप वैल्यू है, बेचोगे 30,000 तो उसके ऊपर टैक्स भी लगेगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ होगा। तो इसमें और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो क्या ऐड कर सकते हैं कि बुक वैल्यू रहेगी 10,000 से। बुक वैल्यू कितनी? 10,000। टैक्स रेट है 30%। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? 6 साल बाद जो मशीन हम आज खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू हो जाएगी 10,000, जो बेचोगे तुम 30,000 में, तो 20,000 का प्रॉफिट होगा। उस 20,000 पे 30% टैक्स, मतलब 6,000 का टैक्स भरना पड़ेगा। तो 6 साल बाद जो पैसा 30,000 आने वाला है उसमें से 6,000 तो जाएगा भी, तो नेट कितना आने वाला है? 24,000। फिर 24,000 का प्रेजेंट वैल्यू निकालो और वो इसमें से माइनस करो। समझ में आया? तो क्वेश्चन को ऐड करने के लिए वो इतना और एक चीज ऐड कर सकते हैं, बट हम अभी के लिए नहीं कर रहे। These two questions are enough. बोल समझ में आया? बाय और लीज सिंपल। मॉड्यूल में जो क्वेश्चन दिया वो ये दिया है, वो जो भी है मॉड्यूल में जो क्वेश्चन दिया वो बेसिक सिंपल ऐसे दिया है। बाय करोगे इतना पैसा, लीज पे लोगे तो इंस्टॉलमेंट में इतना पे करना पड़ेगा, जिसका प्रेजेंट वैल्यू इतना। कंपेयर करो, जो भी बेटर है वो बेटर। इसमें मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है स्क्रैप वैल्यू। इसमें और एक्स्ट्रा चीज ऐड करना है तो
प्रॉफिट टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, वो भी हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, बट एनीवेज अभी के लिए इतना काफी है। सेकंड क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, हेडिंग दो इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यस और नो? तो यहाँ पे सिंपल सिनारियो क्या रहेगा, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यस और नो। सो एक ही मशीन है, उसका इनफ्लो भी दिया रहेगा, आउटफ्लो भी दिया रहेगा, चेक करो इनफ्लो बेटर है क्या आउटफ्लो से। अगर इनफ्लो बेटर है आउटफ्लो से तो यस, अगर नहीं तो नो। समझ में आया? क्वेश्चन लिखो। अ मशीन costing rupees machine costing rupees 85,000. A machine costing rupees 85,000 can generate a profit, of rupees 15,000 कितना देगा कॉस्ट? 15,000 every year, can generate a profit of rupees 15,000 every year for next 12 years. For next 12 years. Tax rate on above profit is 30%. Tax rate on above profit 30%. Scrap value at the end of life. Scrap value at the end of life equal to 30,000. Book value at the end of life equal to 15,000. Book value at end of life equal to 15,000. Tax on profit on sale, इसको हम टैक्स ऑन कैपिटल गेन बोलते हैं। कैपिटल एसेट को बेचा और खरीदा है ना, तो इसको कैपिटल गेन बोलते हैं। कैपिटल एसेट तो पता है तुमको, मशीन है एक कैपिटल एसेट होता है, क्योंकि उसका जो प्रॉफिट होगा काफी सालों तक होता है, एक साल के लिए नहीं इन्वेस्ट किया जा रहा है। दिस इज फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर मेनी इयर्स, इसलिए उसको कैपिटल एसेट बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको बेच के वापस पैसा अगर मिल रहा है तो जो प्रॉफिट हो रहा है उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन्स। क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन्स। ये टैक्सेशन में तुम इंटर में सीखोगे। एनीवेज अभी क्या लिखा है तुमने? टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन सेल या टैक्स ऑन कैपिटल गेन इज इक्वल टू 20%. If the required rate of return is 8% per annum CI, 8% per annum CI, decide whether to buy the machine or not. Buy or not decision, yes or no decision बेसिकली। अगर करना है तो हमेशा इनफ्लो को आउटफ्लो के साथ कंपेयर करो। तो इनफ्लोज लिखो, उनका प्रेजेंट वैल्यू निकालो पीवीसीआई, आउटफ्लोज लिखो, उन सब का प्रेजेंट वैल्यू निकालो पीवीसीओ। आउटफ्लो तो ऐसे शायद एक ही है, आज का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है।
एक और आउटफ्लो है, कौन सा? टैक्स, जो हम उस साल के इनफ्लो में से माइनस कर देंगे, प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे ना, तो अलग से उसका आउटफ्लो कंसिडर करने की जरूरत नहीं। सो 85,000 तुम्हारा पीवीसीओ आया। कैश इनफ्लोस क्या क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितने रुपीस का प्रॉफिट आएगा आफ्टर टैक्स? बिफोर टैक्स कितना दिया है? 15,000। उसके ऊपर कितना टैक्स भरना है? 30%। सो इंटू 1 माइनस 0.3, 30% इसमें से माइनस हो जाएगा ना, तो बचेगा 10,500 का ही प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट है उसके ऊपर 30% टैक्स भरना है। तुम अलग से माइनस करके देखो, 15,000 माइनस 30%, आंसर आएगा 10,500। हर ये एवरी ईयर आएगा फॉर 12 इयर्स, करेक्ट। तो 12 साल तक 10,500 रुपए मिलने वाले। ऊपर से स्क्रैप वैल्यू मिलेगा। स्क्रैप वैल्यू, सेल वैल्यू कितना है? 30,000। बुक वैल्यू कितनी? मतलब आज 85,000 में खरीद रहे हो, 12 साल तक डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन लग लग के उसकी वैल्यू कम कम होते जाएगी और कितनी हो जाएगी? 15,000। बेचोगे कितने में? 30,000 में। प्रॉफिट ऑन सेल 15,000। टैक्स ऑन प्रॉफिट 15,000 का 20%, 3,000। तो नेट प्रोसीड्स, नेट सेल प्रोसीड्स या नेट सेल रिसीट्स, बेचा कितने में? 30,000 में। तो उतना तो पैसा आएगा ही। बहुत लोग 15,000 में से 3,000 माइनस करते हैं। प्रॉफिट में से 3,000 मत माइनस करो, सेल वैल्यू में से 3,000 माइनस करो। कैश कितना है वो देखना है ना। तो प्रॉफिट आता है हमारे हाथ में या पूरा का पूरा सेल वैल्यू पूरा हाथ में आता है? सेल वैल्यू पूरे हाथ में। तो 30,000 पूरे कैश आएंगे, जिसमें से 3,000 टैक्स दे देंगे। 15,000 में से 3,000 मत माइनस करो, आएगा में होती है मिस्टेक। 15,000 में से 3,000 नहीं माइनस करना है, 30,000 में से 3,000 माइनस करेंगे, 27,000। ये एक और कैश इनफ्लो आ गया। तो दो कैश इनफ्लो है हमारे, 10,500 हर साल, और लास्ट में 27,000 6th ईयर नहीं 12th ईयर के एंड में। सो PVCI इज इक्वल टू 10,500 डिवाइडेड बाय 1.08 रेज़ टू 1 से लेके 10,500 डिवाइडेड बाय 1.08 रेज़ टू 12 तक। ये एक प्लस इसके अलावा 27,000 डिवाइडेड बाय 1.08 रेज़ टू 12। एक तो दोनों कैलकुलेशन अलग अलग कर सकते हो, या फिर सिंस कैलसी हमारे पास कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सब कुछ कैलसी पे हो सकता है। कैसे? 10,500 डिवाइडेड बाय 1.08 इक्वल टू प्लस कितने बार? 12 टाइम्स। तो ये 12 फिगर्स मेमोरी में चले जाएगी। उसके बाद डायरेक्टली प्लस 27,000 एंड डायरेक्टली प्लस इक्वल टू 12 टाइम्स डिवाइडेड बाय 1.08 हमारा ऑलरेडी कांस्टेंट बन चुका है। सो 27,000 डायरेक्टली कैलसी पे लो और 12 बार इक्वल टू प्रेस करो और उसको भी प्लस करो, उसको भी प्लस करो। सो टोटल 13 फिगर्स मेमोरी में जा चुके हैं। प्रेस MRC PVCI कितना आ रहा है बोलो? 80,000 89,000 850। So net present value NPV PVCI minus PVCO। PVCI हमारा 89,850 माइनस PVCO हमारा 85,000, 4,850 ये हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगा। आई एम एक्सप्लेनिंग द कैलकुलेशन अगेन। कंफ्यूजन हो रहा है तो इसका कैलकुलेशन अलग लिख लो और इसका अलग से सॉल्व करके वापस लिख लो, फिर दोनों को ऐड करो। बट टाइम सेव करना है तो सब कुछ कैलसी पे हो सकता है। Let's start with this 10,500 divided by 1.08 equal to plus 12 टाइम्स। सुन लो पहले पूरा 12 टाइम्स किया, उसके बाद डायरेक्टली प्रेस 27,000
अब डिवाइडेड बाय 1.08 ऑलरेडी हमारा कांस्टेंट बन चुका है, यहाँ पे भी वही करना है, बस 12 बार करना है। सो 12 बार इक्वल टू प्रेस करो एंड देन प्रेस एम प्लस। प्रेस एम आर सी, तुम्हारा ये फिगर आना चाहिए। So yes or no? Yes. NPV पॉजिटिव है, therefore buy the machine। हमारा फाइनल डिसीजन आएगा। इनफ्लो इज ग्रेटर देन आउटफ्लो। बोलो समझा क्या? कैल्सीवर वापस करो। 10,500 पहले मेमोरी क्लियर कर। एक 10,500 डिवाइडेड बाय 1.08 इक्वल टू m प्लस 12 बार। किया? अब सुन, ये मेमोरी में जा चुका है। टेक 27,000 डिवाइडेड बाय 1.08 इक्वल टू 12 बार। उसको भी हम प्लस कर, प्रेस एमआरसी। सो ये कैलकुलेशन तो हमारा नॉर्मल है नेटिव वाला, ये एक अलग से कैलकुलेशन किया, उसको भी हम प्लस किया। दोनों का ऐड ही कर रहे हैं ना, क्योंकि समझा? बोलो यस। कुछ डाउट? वो पीवीसीआई में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फिर से एक्सप्लेन करो ना एक बार, जो 10,500 है। अच्छा, ये वाला 15,000 प्रॉफिट कमाया, करेक्ट? उसके ऊपर 30% टैक्स। 30% कितना आता है? 4,500। तो नेट कितना बचा? 10,500। अलग से ना, हाँ, बट कैलकुलेशन बढ़ जाता है, क्यों करना है? इधर ही माइनस कर दो और फिर प्रेजेंट वैल्यू निकाल। दो अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू निकाल के करने से बेटर पहले सेट ऑफ कर दो, क्योंकि सेम टाइम पे मिल रहा है ना। सेम टाइम पे 30,000 मिलेगा, सेम टाइम पे टैक्स जाएगा, तो नेट ही कर दो तभी। बोलो समझा सबको? एकदम क्लियर? सो इतना प्रॉफिट हमको हर साल होगा, जिसमें से 4,500 का टैक्स मुझे हर साल भरना पड़ेगा। सो नेट हर साल कितना पैसा आएगा? 10,500। सेल वैल्यू 30,000 की है, जिसकी बुक वैल्यू 15,000 है, तो 15,000 का प्रॉफिट होगा। इस प्रॉफिट पे 20% टैक्स बोला है, तो 3,000 का टैक्स भरेंगे। सो 30,000 रुपए आएंगे, जिसमें से 3,000 रुपए टैक्स भरना पड़ेगा। नेट पैसा कितना आएगा? 27,000। ये हर साल आएगा क्या? नहीं, ये एक ही बार आएगा। कब आएगा? 12 साल के एंड में। अब मुझे पीवीसीआई निकालना है, जितने भी इनफ्लोस है उन सबकी आज की वैल्यू। ये हर साल है, इसलिए इसके एन्युटी के जैसे सॉल्व किया। ये एक ही बार, इसलिए इसको कंपाउंड इंटरेस्ट के जैसे सॉल्व किया। 27,000 जिसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, डिवाइडेड बाय 1.08 रेज़ टू 12। समझ में आया? चलो ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग दो, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ब्रैकेट में ए और बी। इस क्वेश्चन का हेडिंग था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ब्रैकेट में यस और नो। अब हम देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन ब्रैकेट में ए और बी। लिखो मशीन ए एंड बी, machine A and B both have a life of 8 years. Machine A and B both have a life of 8 years. Machine A is costlier than machine B. Machine A is costlier than machine B.
but it also generates more profit than machine B. कॉस्टली है बट मोर एडवांस टेक्नोलॉजी वाला होगा, इसलिए ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा। मशीन ए is costlier than machine B, but it also generates more profit than machine B. Machine A details. ऐसे heading को next line पे machine A details. Cost लिखो। कितना लेना है तुम्हें बोलो कुछ भी। 3,60,000 cost 3,60,000। प्रॉफिट पर एनम 8 साल बोला है ना। 60,000 प्रॉफिट पर एनम 60,000। स्क्रैप वैल्यू let's say 30,000। scrap value 30,000। machine B details cost कौन महंगा था, ऊपर ए महंगा लिखा है ना, कॉस्ट लिखो इसकी 3 लाख। प्रॉफिट पर एनम 40 बहुत ही कम हो जाए। ऊपर कितना, ऊपर 60 था ना, कितने इयर्स बोले 50,000 पर 50,000 पर एनम। स्क्रैप वैल्यू 20,000। scrap value 20,000। if required rate of return is 10% per annum, 10 month लिखो, 8 कर दो, 8% per annum। decide which machine to buy, जब ऐसा क्वेश्चन दिया होता है ऑब्वियसली वी हैव टू चूज वन आउट ऑफ द टू। नहीं तो ऐसा भी एक सिनेरियो हो सकता है, दोनों का एनपीवी पॉजिटिव है, दोनों मशीन खरीद लो। दोनों से तो एनपीवी पॉजिटिव है आ रहा है ना, तो डिसीजन हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों मशीन खरीद लो, बट यहाँ पे हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि दोनों में से कोई एक ही खरीद सकते हैं। तो कौन सी खरीदी, ए या बी? तो जैसे पिछले क्वेश्चन में एक ही मशीन थी, उसका एनपीवी निकाला, यहाँ पे दो मशीन है, दोनों का एनपीवी निकालो, चेक करो किसका एनपीवी ज्यादा। पिछले क्वेश्चन से ये क्वेश्चन ज्यादा इजी है, क्यों कि टैक्स वगैरह कुछ है नहीं। Excuse me, sir. बोलो। The profit per annum पर machine A क्या है? मशीन ए का प्रॉफिट पर एनम कितना है, 60,000 है ना, 60,000। मशीन ए के लिए पीवीसीओ कितना, 3,60,000। पीवीसीआई कितना, तो 60,000 हर साल आएगा, कितने सालों तक, 8। तो 1.08 रेस टू 1 से लेके 1.08 रेस टू 8 तक ये हर साल आएगा। और इसके अलावा स्क्रैप वैल्यू आने वाला है, स्क्रैप वैल्यू कितना आएगा, 30,000। ये 8th ईयर के एंड में आएगा। 60 divided by 1.08 raised to 1, मतलब 60 divided by 1.08 equal to m plus 8 times, and 30,000 divided by 1.08 equal to 8 times, and then n plus 3,61,006. NPV will be 1,006. PVCI minus PVCO.
मशीन ए आया। वैसे मशीन बी के बारे में सोचो। पीवीसीओ कितना 3 लाख, पीवीसीआई कितना 50,000 हर साल 8 सालों तक। और 20,000 at the end of 8th year। टू 98137 एनपीवी कितना 1862 नेगेटिव पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ। इनफ्लो कम है आउटफ्लो से, ऑब्वियसली कौन सी मशीन खरीदनी चाहिए, मशीन ए। दोनों का पॉजिटिव भी आता तो भी हम वही चेक करते हैं, जिसका एनपीवी ज्यादा वो मशीन हम खरीदेंगे। ठीक है। एकदम सेम क्वेश्चन, बस वर्डिंग थोड़े से अलग, इसलिए मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। कैलकुलेशन वाइज एग्जैक्टली सेम है। जहां पे यहाँ पे बोला ना कि प्रॉफिट इतना इतना कमा के देंगे, इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट कभी कभी क्वेश्चन में बोलेंगे सेविंग्स इन कॉस्ट। मीनिंग सेम ही है, प्रॉफिट कमा के देंगे मतलब ही, या फिर सेविंग्स कॉस्ट बचाएंगे, तो एक ही बात होती है। हमारे लिए इनफ्लो ही दोनों भी चीजें, प्रॉफिट कमाएंगे वो भी इनफ्लो, कॉस्ट बचेगा वो भी इनफ्लो। समझ में आया? सो बस वर्डिंग्स में चेंज कर रहा हूँ, अदरवाइज क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिमिलर। राइट डाउन। मशीन ए कॉस्टिंग रुपीस, मशीन ए कॉस्टिंग रुपीस 20 lakhs, machine A costing rupees 20 lakhs, can save labor costs, can save labor cost of rupees 6 lakhs per annum, can save labor cost of rupees 6 lakhs per annum for next 5 years, for next 5 years। बोलो। Sir, can you please repeat? वो Machine A costing rupees 20 lakhs can save labor cost of rupees 6 lakhs per annum for next 5 years। Machine B costing rupees 15 lakhs per annum, machine B costing rupees 15 lakhs per annum, sorry per annum, machine B costing rupees 15 lakhs can save labor cost of rupees 4,30,000 per annum, 4,30,000 per annum या 4,50,000 कर लो, 4,50,000 per annum for next 5 years। Scrap value of machine A, scrap value of machine A 2 lakh rupees, और scrap value of machine B 1,60,000, 1,60,000। सर मशीन ए की स्क्रैप वैल्यू क्या है? किसकी स्क्रैप वैल्यू? मशीन ए। ए की 2 लाख, बी की 1,60,000। ए की 2 lakhs और बी की 1,60,000। If required rate of return is 10%, if required rate of return is 10 ज्यादा ही हो जाएगा, 6%, if required rate of return is 6% per annum, decide which machine to buy।
अगेन सिंपल है, मशीन ए पीवीसीओ कितना है 20 लाख, पीवीसीआई हर साल कितना बचेगा 5 लाख ना, नहीं 6 लाख, 1.06 रेस टू 1 से लेके 6 लाख डिवाइडेड बाय 1.06 रेस टू 6 तक, 5 तक, प्लस स्क्रैप वैल्यू मिलेगा कितना 3 लाख डिवाइडेड बाय 1.06 रेस टू 5। सो हर साल का सेविंग है 6 लाख का, वो सेविंग मेरे लिए इनफ्लो है, सेविंग ऑफ कॉस्ट इज एन इनफ्लो फॉर मी। उसके अलावा स्क्रैप वैल्यू भी एक्स्ट्रा मिलेगा। सो इसका आंसर कितना आता है पीवीसी 26 लाख या 23 लाख 26 lakh 26 लाख 76,869 एनपीवी 6,76,869। मशीन बी पीवीसीओ 15 lakhs, पीवीसीआई 4.5 lakhs, 4,50,000 डिवाइडेड बाय 1.06 रेस टू 1 से लेके 1.06 रेस टू 5 तक, प्लस इसके अलावा और क्या मिलेगा बोलो, ये कितना आता है 20 लाख। So NPV 5,15,125. Which NPV is better? NPV A is greater than NPV B. Therefore, we should buy A. We should buy machine A. अगर हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है तो दोनों मशीन खरीदेंगे, बट अगर प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट में एक ही मशीन लगने वाली है, उस प्रोजेक्ट के लिए कौन सी मशीन खरीदनी है डिसाइड करना है, तो अगेन दोनों में से कोई एक ही खरीद सकते हैं, तो फिर मशीन ए खरीदेंगे। पैसे कम है, दोनों मशीन खरीद ही नहीं सकते, तो अगेन मशीन ए खरीदेंगे, कोई एक ही मशीन खरीदना होगा तो। दोनों का एनपीवी पॉजिटिव है तो इफ पॉसिबल दोनों खरीदो, इफ नॉट एक खरीदो। बट जब ऐसे क्वेश्चन पूछा रहता है डिसाइड विच मशीन टू बाय, तो ऑब्वियसली विल अज्यूम एक्सक्लूसिव है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दोनों में से कोई एक ही एक्सक्लूसिव। समझा है? तेरा कैलकुलेशन चेक किया हुआ करेक्ट? ये मशीन है, मशीन भी हो गया, बाय और रिलीज हो गया, बाय और नॉट हो गया, दो मशीन में से कोई एक मशीन हो गया, बस मशीन पे इतनी है। सिंकिंग फंड भी हो गया, बॉन्ड वैल्यूएशन। एक्सक्यूज मी सर, यस बोलो। सर अगर हम लोग परसेंट में निकालें तो मशीन ए पे 33% रिटर्न मिलता है, मशीन पे 34, तो हम लोग बी भी खरीद सकते हैं ना? लेकिन कैश फ्लो कौन ज्यादा जनरेट करके दे रहा है, वेल्थ कौन बढ़ा रहा है? वेल्थ मशीन ए ज्यादा बढ़ाता है। The wealth of the person will increase by 6,76,000 in this,
whereas wealth will increase by only 5,15,000 in this. So if you have to choose between the two, we'll choose machine A. However, हमारे पास अगर पैसे कम है, अगर पैसे की कमी नहीं है, तो दोनों भी वेल्थ इंक्रीज कर रहे हैं, तो दोनों मशीन खरीदेंगे. परसेंटेज रिटर्न में देखना तब पड़ता है जब लेट्स से हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है, हमारे पास 10 लाख रुपए, लेट्स से amount of money is fixed 10 lakh rupees and I have to invest in machine A and machine B both. और machine B में मैं partially भी invest कर सकता हूँ, machine A में भी and machine B में भी partially invest कर सकते हैं. So हमको क्या करना है, 10 लाख पे सबसे ज्यादा से ज्यादा कमाना है, तब जाके हम रिटर्न देखेंगे. फिर इन दैट केस फिर रिटर्न देखा जाएगा. फिर सबसे ज्यादा रिटर्न मशीन बी पे ज्यादा रिटर्न कमाया जा रहा है, जिसको हम पीआई इंडेक्स बोलते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पीआई इंडेक्स. तो पीआई जिसका ज्यादा, पहले वो मशीन पूरी की पूरी खरीद लो और फिर जितना पैसा बचा उतने में दूसरी मशीन पार्शियली खरीदो, नॉट फुल. सो तू जो बोल रही है ना, जब रिटर्न किसका ज्यादा है वो चेक करना है, वो तब देखेंगे जब हमको पार्शियली इन्वेस्टमेंट करते आता है. मशीन बी में आधा अधूरा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मशीन ए में भी आधा अधूरा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. अगर ऐसा पॉसिबल हो तो मशीन बी में पूरा का पूरा करेंगे और मशीन ए आधा अधूरा करेंगे, जितना बचा उतना. समझ में आया? यस सर. वो इंटर में देखोगे तुम, जब तुम्हारे पास अमाउंट ऑफ मनी फिक्स है, दोनों मशीन में इन्वेस्ट करना ही करना है, पार्शियली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो इन दैट केस जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसके ऊपर मैक्सिमाइज करना है. तो 10 लाख तो इन्वेस्ट होने वाले, तो पहले मशीन बी पूरी इन्वेस्ट कर लो क्योंकि उसके ऊपर रिटर्न ज्यादा है, परसेंटेज रिटर्न ज्यादा है. फिर मशीन ए पे करेंगे, जितना पैसा बचा उतना पूरा का पूरा मशीन ए पे करेंगे. समझा? सो दैट इज अनदर सिनेरियो जो तुम इंटर में देखोगे. अभी सिर्फ तुमको अगर एक मशीन खरीदनी है तो वेल्थ मशीन ए में ज्यादा जनरेट होती है, इसलिए मशीन ए खरीदेंगे. ठीक है. बॉन्ड वैल्यूएशन क्वेश्चन लिखो, हेडिंग तो पहले बॉन्ड वैल्यूएशन, उसके ऊपर तो कोई वेरिएशन है नहीं ज्यादा, बहुत सिंपल. बॉन्ड वैल्यूएशन, क्वेश्चन लिखो व्हाइट प्लीज. An investor is considering to buy a bond, to buy a 12% bond. An investor is considering to invest in 12% bond. An investor is considering to invest in 12% bond of 5 years duration. 12% bond of 5 years duration. Face value of bond, bracket, next line लिखो, face value of bond equal to ₹100. फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड इक्वल टू ₹100. फेस वैल्यू का कोई लेना देना है क्या, मतलब पैसों से कि हमको इतना इतना पैसा मिलेगा, ऐसे कुछ है क्या? फेस वैल्यू सिर्फ नाम के लिए होता है और एक चीज के लिए होता है, क्या? इंटरेस्ट कैलकुलेशन. जो इंटरेस्ट दिया है 12%, वो 12% किसका? अब मार्केट वैल्यू तो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा, तो उसका 12% थोड़ी हमेशा मैं चेंज करके निकालते रहूंगा. मैं हमेशा फेस वैल्यू का 12% निकालूंगा और उतना पैसा इंटरेस्ट मुझे मिलते रहेगा. हम पैसे इन्वेस्ट करें तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो हर साल मुझे 100 का 12% मतलब कितना रुपीस? 12 रुपीस हर साल मिलने वाला है. फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज इक्वल टू 100 रुपीस. नेक्स्ट लिखो, the bond will mature at 20% premium. The bond will mature at 20% premium. If the required rate of return of the investor is 13% per annum, how much maximum amount will he pay for the bond?
हाउ मच मैक्सिमम अमाउंट विल यू पे फॉर द बॉन्ड। अब देखो प्लीज ध्यान देना, पैसा उतना ही देंगे जितना मिल रहा है। मिल क्या रहा है, हर साल 12 रुपए मिल रहा है, और 5 साल के बाद जो उसकी मैच्योरिटी है, 5 साल के बाद कितना पैसा और मिलेगा, 120 रुपए मिलेगा। फेस वैल्यू पे 20% प्रीमियम बोला है, तो हमको मिलने क्या क्या वाला है, 12 रुपए हर साल और 120 रुपए, ये हमको मिलेगा। हम देंगे कितना, उन सबकी आज की प्रेजेंट वैल्यू। सिंपल है सिनेरियो। अगर तुम इस लॉजिक से सोचो, इस फ्लो के साथ सोचो तो बहुत इजी जाएगा। क्या, उतना ही देंगे जितना मिल रहा है। अब मिल क्या क्या रहा है वो देखो, तो हर साल इंटरेस्ट मिलेगा। बॉन्ड में क्या होता है, हर साल सिर्फ इंटरेस्ट मिलता है। 12% इंटरेस्ट बोला है ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है, इंटरेस्ट पर एनम विल बी 12% ऑफ फेस वैल्यू इज इक्वल टू 12% ऑफ 100 इक्वल टू ₹12। मैच्योरिटी वैल्यू 20% प्रीमियम ओवर फेस वैल्यू इज इक्वल टू 120 रुपीज। करेक्ट। तो बॉन्ड के लिए उतना ही पैसा पे करेंगे जितना हमको मिल रहा है। अगर मिल अलग अलग सालों में रहा है, उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, और प्रेजेंट वैल्यू कौन से रेट से डिस्काउंटिंग करेंगे, जो हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। सो मतलब ही मैक्सिमम प्राइस इज इक्वल टू 12 रुपए हर साल 1.13:1 से लेके 1.13:5 है ना, प्लस 5th ईयर के एंड में 120 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे 1.13:5 107.33 रुपीस। मतलब ही क्या कि अगर इस बॉन्ड के लिए ऐसा बॉन्ड जो मुझे हर साल 12 रुपए पे करने वाला है और 5 साल के बाद 120 रुपए पे करने वाला है, इस बॉन्ड के लिए मैं अगर 107.33 रुपीस देता हूं तो मैं 13% रिटर्न कमाऊंगा। सो अगर मुझे 13% रिटर्न कमाना है तो मैंने मैक्सिमम कितना देना चाहिए, 107.33। इससे कम दे रहा हूं अगर मैं, मार्केट प्राइस लेट से बॉन्ड की इससे कम है, अगर इससे कम में मुझे बॉन्ड मिल रहा है तो मेरा रिटर्न 13% से ज्यादा, और अगर इससे ज्यादा पे करना पड़ रहा है तो मेरा रिटर्न 13% से कम। रिटर्न है, ऐसे नहीं कि लॉस में जा रहा है, रिटर्न जरूर है, बट 13% से कम या फिर 13% से ज्यादा, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट प्राइस। मेरे लिए मैक्सिमम प्राइस कितनी, 107.33। जो इन्वेस्टर है जिसको 13% रिटर्न चाहिए, उसको पता है कि इतना इतना इनफ्लो आने वाला है, 12 रुपए हर 5 साल तक आएगा और 120 रुपए 5 साल के एंड में आएगा, इतना इतना पैसा वापस आने वाला है, इतना पता है। रिटर्न उसको चाहिए 13%, तो आज उसने कितना देना चाहिए, 107.33 देना चाहिए, ये उसके लिए मैक्सिमम प्राइस है। इससे नीचे में अगर मिल रहा है तो उसको रिटर्न 13% से ज्यादा मिलेगा, और इससे ज्यादा में अगर बॉन्ड मिल रहा है तो उसको रिटर्न 13% से कम मिलेगा। उसको 13% ही चाहिए, तो बॉन्ड को खरीदना है या नहीं खरीदना है, दैट डिपेंड्स ऑन द मार्केट। द मार्केट प्राइस इज लेस देन और इक्वल टू 107, then we'll buy the bond. If the market price is greater than 107.33, then we will not buy the bond. समझ में आया? क्वेश्चन यूजुअली तुमको जो है वो मैक्सिमम प्राइस का है, इसमें एक्स्ट्रा हम ऐड कर रहे हैं, सिर्फ नोट में ऐड कर रहा हूं, इफ मार्केट प्राइस is less than or equal to 107.33, buy the bond, and if market price is greater than 107.33, do not buy the bond. तो अगर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा मार्केट प्राइस भी दी होगी और पूछा होगा बाय करना है नहीं करना है, तो तुमको ये कंपैरिजन करके डिसाइड करते आना चाहिए। ठीक है, बस बॉन्ड वैल्यूएशन में और कोई वेरिएशन नहीं। नेक्स्ट हेडिंग दो CAGR। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। The revenues of a company .
for last few years. Are given below. Year revenue, let's say 2021, 2020, 2019, 2018. $60 lakhs, 70 lakhs, 100 lakhs, 150 lakhs. Find CAGR. CAGR basically growth rate of company. Growth rate of company per annum. CAGR क्या है? तो कंपनी का ग्रोथ रेट पर एनम. अब देखो हर साल का ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं. 60 का हुआ 70, बोले 10 लाख से बढ़ गया, ओवर 60 लाख, 16.66% इंक्रीज. करेक्ट. वो ग्रो ही हुआ ना, कितने परसेंट से ग्रो हुआ, कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ, अगर ये निकालना है तो पहले साल में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 16.66% इंक्रीज. दूसरे साल में 70 लाख का हो गया कितना? 100 lakhs, मतलब 30 lakhs इंक्रीज हुआ ओवर 70 lakhs. So 30 lakhs divided by 70 lakhs into 100, which will be 28.57%. Correct. 42.85%. 42.85% तुम्हारा इंक्रीज होगा सेकेंड ईयर में. थर्ड ईयर में 50% इंक्रीज. करेक्ट. और हमको पूछा है कि एवरेज ग्रोथ रेट कितना, तो इन रेट्स का मुझे एवरेज करना पड़ेगा. सिंपल रूल है जो तुम सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में पढ़ोगे, जो हमारा एक और चैप्टर है, जब भी रेट्स या रेशियोज का एवरेज निकालना होता है, वी ऑलवेज टेक नॉट अरिथमेटिक मीन बट ज्योमेट्रिक मीन. अरिथमेटिक मीन मत लो, क्या लेना है? ज्योमेट्रिक मीन लेना है. तो सिंपल है. अभी देखो मैं एक अलग तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ और फाइनली हमको एग्जाम में क्या करना है वो भी मैं समझा रहा हूँ. सो वी विल टेक geometric mean of growth rate of each year. ये लॉन्ग कट मेथड समझा रहा हूं. पहले ग्रोथ रेट्स, पहले लिखो ग्रोथ रेट्स. पहला ग्रोथ रेट 18-19, 2018 से लेके 2019 तक. बोलो 18-19 का ग्रोथ रेट कितना? 70 lakhs माइनस 60 lakhs अपॉन 60 lakhs इंटू 100 कितना? 16.66%. करेक्ट. 19-20 का ग्रोथ रेट कितना? ईयर 2019 से लेके 2020 तक ग्रोथ रेट कितना? 100 lakhs माइनस 70 lakhs अपॉन 70 lakhs इंटू 100, 42.85%. एंड 2021 का 150 lakhs minus 100 lakhs upon 100 lakhs into 100 will be 50%. बराबर.
अब जो ये 3 ग्रोथ रेट्स आए इन सब का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है? अब ये ग्रोथ रेट है, इंक्रीज का रेट है, तो व्हाट विल डू इज इसको पहले 1 में ऐड करेंगे, 1 प्लस आई जो हम लिखते हैं 1 प्लस आई करेंगे हर साल का, और जो आंसर आएगा वो भी 1 प्लस आई आएगा ग्रोथ रेट पर एनम का। सो व्हाट विल डू इज 1.1666 मल्टीप्लाइड बाय 1.4285 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, इसका ज्योमेट्रिक मीन, इसलिए मल्टीप्लिकेशन का क्यूब रूट लेंगे। बोलो समझाए? ये जो भी आंसर आएगा वो आएगा 1 प्लस ग्रोथ रेट का, 1 प्लस ग्रोथ रेट विल बी इक्वल टू, हर साल में 1 प्लस किया 16.66%, मतलब 1.1666, फिर 42.85% 1 में ऐड करोगे तो 1.4285, और 50% 1 में ऐड करोगे मतलब 1.5। समझ में आया ना? इसका क्यूब रूट निकालो। सो मल्टीप्लिकेशन करो, क्यूब रूट निकालो, देखो कितना आता है। सो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्यूब रूट कैसे निकालोगे? क्यूब रूट कैसे निकालोगे? 12 टाइम्स रूट साइन -1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। जो भी आंसर आएगा 1 प्लस ग्रोथ रेट का आएगा, सो -1 करो और इंटू 100 करो तो CAGR मिलेगा। तो गलत बोल रहा हूँ। 35.7 प्रोडक्ट करना है, 35.71 उसका क्यूब रूट करना है, 35.71 -1 करोगे इंटू 100 करोगे 35.71% आ रहा है। देखो एक बार चेक करो वापस। हर साल के रेट को 1 में ऐड किया, इसका ज्योमेट्रिक मीन निकाला, मतलब प्रोडक्ट करके क्यूब रूट, तो जो आंसर आएगा 1 प्लस ग्रोथ रेट का आएगा। ग्रोथ रेट विल बी -1 करके इंटू 100 वर्क करो तो 35.71% आना चाहिए। आया क्या सबका? अब ये सब कुछ ना करते हुए सिंपली हमको क्या करना है? ये एक मेथड हो गई। दिस मेथड इज एज पर आवर चैप्टर नंबर जो भी है, सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। उसमें बोला है जब भी रेट्स का हमको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो हमको जब भी रेट्स का हमको एवरेज निकालना है तो वी हैव टू यूज ज्योमेट्रिक मीन एंड नॉट अरिथमेटिक मीन। तो हमने ज्योमेट्रिक मीन से आंसर निकाल लिया। दूसरा तरीका है, सिंपली ऐसे सोचो 60 लाख का हो गया कितना? 150 लाख। कितने सालों में? 3 सालों में। 3 साल का ग्रोथ है, ये 1 साल का ग्रोथ, ये सेकंड ईयर का ग्रोथ और ये थर्ड ईयर का ग्रोथ। टोटल 3 ग्रोथ्स में विद इन 3 ग्रोथ 60 लाख का हो गया कितना? 150 लाख। तो 150 लाख तुम्हारा अमाउंट है, 150 lakhs is the amount. Principal is 60 lakhs. 1 plus CAGR raised to 3. So 1 plus CAGR raised to 3 is equal to 150 lakhs divided by 60 lakhs. 1 plus CAGR raised to 3 is equal to 2.5 ना? 2.5 So 2.5 का क्यूब रूट ढूंढो, -1 करो इंटू 100 करो, ऑलमोस्ट फ्रैक्शनल राउंडिंग ऑफ एरर आ सकता है या फिर एग्जैक्ट भी आ ही जाएगा अगर तुमने ऊपर सारे डेसिमल्स लिए हो तो 35.71%। सो हमको एग्जाम में जो करना है वो ये करना, सिंपल। यही था। एंड वैल्यू
अपन स्टार्टिंग वैल्यू रेस टू 1/n, तो वही किया ना हमने, ये एंड वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टार्ट वैल्यू, रेस टू 1/n मतलब वो क्यूब रूट लिया और उसमें से 1 माइनस किया। फॉर्मूला ये लिखा है ना, एंड वैल्यू अपॉन स्टार्ट वैल्यू रेस टू 1/n माइनस 1, ये हमने फॉर्मूला लिखा। करते हो कोई किया ना, 150 lakhs डिवाइडेड बाय 60 lakhs, उसका क्यूब रूट रेस टू 1/3, फिर माइनस 1, वही किया। सो फॉर्मूला आया हमारा कहां से, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले, ये स्टार्टिंग वैल्यू, ये एंडिंग वैल्यू, प्रिंसिपल अमाउंट। सो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया हुआ है दैट इज नथिंग बट अमाउंट एंड प्रिंसिपल। बोलो समझा? CHR पे एक ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। रिसेंटली जुलाई वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था, इसके ऊपर एक मॉड्यूल में कहीं पे भी एक भी क्वेश्चन नहीं है, क्रैकर में एक भी जगह पे नहीं है, कहीं पे भी कोई भी रेफरेंस बुक में है नहीं। ये डायरेक्टली सीए फाइनल में 2-3 जगह पे लगता है, इंटर में भी लगता है 2-3 जगह पे, बट फाउंडेशन में सिर्फ कंसेप्ट उन्होंने सिर्फ समझा दिया था, एक सॉल्व एग्जांपल दे दिया था, उसके ऊपर आ गया था एग्जाम में क्वेश्चन। सही, समझ में आ गया कंसेप्ट? हेडिंग दो, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। लास्ट क्वेश्चन, हमारा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ रुपीज, find the present value of an annuity of rupees 18,000. Find the present value of an annuity of rupees 18,000 receivable at the end of each year, receivable at the end of each year for next 7 years. Receivable at the end of each year for next 7 years. Required rate of return is equal to, let's say 10% per annum. Rate of inflation is equal to 4% per annum. Rate of inflation is equal to 4% per annum. करो, जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है ये हमारा रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, करेक्ट? इन रियलिटी मुझे इतना रिटर्न चाहिए, इन्फ्लेशन को इंक्लूड करके कितना रिटर्न चाहिए, तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है 1 प्लस NRR इज इक्वल टू 1 प्लस RRR इंटू 1 प्लस IR। इतना रिटर्न तो मुझे रियल में चाहिए, बट इन्फ्लेशन के साथ साथ कितना चाहिए, तो 1 प्लस NRR चाहिए। So it is 1.1 into 1.04, तो 1 प्लस NRR कितना आ रहा है, कितना था ये? 1.144, तो NRR कितना आएगा 14.4%, -1 किया इंटू 100 किया, NRR हमारा आया 14.4%। सो जो हमारे कैश फ्लोज है, जो भी हमको मिलने वाला है, उसको कौन से परसेंट से डिस्काउंट करें? 10% रिटर्न से डिस्काउंट करें या 14.4% से करें? 14.4% से डिस्काउंट करेंगे। सो PV इज इक्वल टू कितना हमारा 18,000 डिवाइडेड बाय 1.144
रेज टू 1 से लेके 18,000 डिवाइडेड बाय 1.144 रेज टू 7. 76,000 समझा? 10% तो चाहिए ही चाहिए रियल रिटर्न. अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो इन्फ्लेशन वाला रिटर्न भी मुझे एक्स्ट्रा चाहिए. समझ में आ रहा है? सो 1.1 इंटू 1.04 हमको 1.144 चाहिए, मतलब 14.4% रिटर्न चाहिए. तो कैश फ्लोज दिए, पीवी निकालो 76,255. समझ में आया? क्वेश्चन एग्जाम में एक तो सिर्फ इतना कैलकुलेशन पे आएगा कि एनआरआर कितना, मतलब एनआरआर ये दोनों दिए एनआरआर पूछा है, या ये दोनों दिए इन्फ्लेशन रेट पूछा है, या ये दोनों दिए आरआरआर पूछा है. मतलब तीन चीजों में से कोई दो दिए रहेगा, थर्ड थिंग पूछा रहेगा. एक तो क्वेश्चन उस बेसिस पे रहेगा, या फिर ऐसा रहेगा जहाँ पे कैश फ्लोज दिए है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हुए एनआरआर से डिस्काउंटिंग करोगे. उतना याद रखो, जो भी इंफॉर्मेशन दी उससे एनआरआर निकाल लो और उससे डिस्काउंट करो. बोलो समझ में आया? मैंने तुमको बोला था ना आर, अभी इसका एक्सपेंशन करोगे तो 1 into 1 is 1, करेक्ट, प्लस RRR into 1 is RRR, IR into 1 is IR, प्लस बचता है RRR into IR. This term is always very very small. 2 परसेंटेजेस है ना, दोनों 0 पॉइंट समथिंग रहेंगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन और छोटा आएगा. तो उन्होंने बोला कि ये डायरेक्टली इग्नोर किया तो भी चलेगा. इग्नोर किया तो कुछ नहीं, राउंडिंग ऑफ एरर आएगा, 76,255 के जगह में 2-3 हजार का फर्क आ जाएगा. 14% आएगा ना, 14% से डिस्काउंटिंग करो, थोड़ा सा चेंज आएगा. बट मॉड्यूल में उन्होंने ये भी दिया है एंड देते हो कि ये भी दिया है कि एनआरआर इज सिंपली आरआरआर प्लस आईआर. 1-1 कट हो गया दोनों साइड पे, बचा से दिए. एक्चुअली उसमें ये भी ऐड होना चाहिए आरआरआर इंटू आईआर, बट उन्होंने बोला वो इतना छोटा होता है, यू कैन कंप्लीटली इग्नोर. मतलब बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट जैसे सोचिए, 10% ये मिलना चाहिए, 4% वो मिलना चाहिए, टोटल 14% मिलना चाहिए. दोनों नहीं रहेंगे, ऑब्वियसली नहीं रहेंगे. बोलो समझ में आया? दैट्स इट. एनुइटी हमारा आज ऑफिशियली खत्म होता है. ये जो लास्ट 3 लेक्चर्स हुए हैं इसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है. ऑब्वियसली देयर आर मोर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो हमने ऑलरेडी काफी इतने दिनों से किए. सो रिवाइज करो, मार्किंग ठीक से करो. ये लास्ट 3 लेक्चर्स के जितने क्वेश्चंस है वो तो मार्क करने ही करने, बिकॉज वो रिवीजन में काम आएंगे. और इनिशियली जो इतने सारे क्वेश्चंस किए उसमें से भी क्वेश्चंस मार्क करके रखो. इतना सब कुछ वापस नहीं करना है. ये मेहनत हमने इसलिए ताकि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर रहे और कंसेप्ट एग्जैक्ट हो जाए. क्वेश्चंस हमने बहुत सारे एक्स्ट्रा किए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मार्क करके रखो. रिपीटेटिव जो क्वेश्चंस तुमको लग रहे हैं वो एलिमिनेट तुम कर सकते हो. ठीक है, चलो. एनीवेज we'll stop here. Yes, bye bye. Bye, sir.